नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। देश का अन्नदाता सड़कों पर डटा हुआ है। मांग है कृषि कानूनों की वापसी। इधर सरकार साफ कर चुकी है कि कानून वापस नहीं होगा, संशोधन पर बात कर सकते हैं। बात हो भी रही है, लेकिन बात बन नहीं पा रही है। मुद्दा साफ है, मांग साफ है, मंशा साफ है, तो सवाल यह कि पेच कहां पर फंसा हुआ है, क्योंकि अब एक और तारीख मिल गई है। अब 8 जनवरी को किसान और सरकार आमने सामने बैठेंगे और उम्मीद की जा रही है कि कोई समाधान निकले, लेकिन 7 दौर की बातचीत में अभी तक सिर्फ तारीख ही मिली है। कृषि कानून पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। तो सवाल यह कि क्या 8वें संवाद से बात बन जाएगी? खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। उससे पहले आज दिन भर किसने क्या कुछ कहा, पहले वो सुनिए। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਆ ਉਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੱਦ ਹੋਣ। 2021 चढ़ गया ते हुणे कानून ਜਿਹੜੀ ਰੱਦ करवा के इत्थों वापस मुड़ना, ये एक्ट लोगों के हित में नहीं है। अगर सरकार मान नहीं रही तो बार बार एक बात क्यों की जा रही है? हाँ तो नहीं मान रहे, हम ही क्या मान रहे हैं। कोई और रास्ता नहीं है। हाँ तो मीटिंग हो जाएगी, 4 दिन बाद में फिर मीटिंग हो जाएगी। जी कोई और रास्ता नजर नहीं? नहीं, और कोई रास्ता नहीं है। इनको एमएसपी पे भी उसी दिन बातचीत होगी और इनको कानून वापसी ही लेने पड़ेगी। आज हम कोई निर्णय तक नहीं पहुंच सके और इसलिए यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर तय किया कि 8 तारीख को पुनः 2 बजे बैठेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ये मुझे आशा है कि जिस प्रकार की बातचीत आज हुई है उस हिसाब से अगली बैठक में सार्थक चर्चा होगी और संभवतः हम लोग समाधान तक पहुंच पाएंगे। और सीधे रुख करेंगे तमाम खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए। अशोक पांडे हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ जावेद खान जुड़ चुके हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। विवेक साइलस हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। और राजेंद्र यादव हमारे साथ जुड़ गए, अध्यक्ष भारतीय किसान संगठन के। आप सभी का बहुत स्वागत है यूपी मांगे उत्तर में। पहले मैं राजेंद्र यादव जी आपके पास आ रहा हूं। क्या हुआ आज ऐसा जो आज भी बात नहीं बन पाई? देखिए, किसान तो सीधी बात करने गया था, क्योंकि सरकार ने आश्वासन दिया है, उस आश्वासन के पीछे गए हुए थे। और माननीय कृषि मंत्री जी ने बार बार यही बात कही है कि ये एक पेचीदगी वाला मामला है, इसमें पूरे देश के हित की बात करनी है। तो मुझे लग रहा है कि अभी सरकार के दिमाग में कुछ ऐसा है कि शायद सोच रहे हैं कि किसान बैठे बैठे थक जाएंगे कुछ दिन में, तो इसलिए 4 दिन का समय और मांग लिया है। क्योंकि इससे पहले इतने लंबे समय से ना इन्होंने कोई ऐसी रणनीति बनाई। सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि किसान कब तक बैठे रहेंगे। इनकी सिर्फ एक ही मंशा है, क्योंकि कृषि मंत्री जी ने जिस तरीके से कहा कि देश के और हिस्सों के बारे में भी सोचना है, देश में और भी किसान संगठन हैं, उनसे भी बात करेंगे हम। उसके बाद जो है हम अगला फैसला लेंगे। तो कहीं ना कहीं इनकी मंशा में जो है वो खोट नजर आ रहा है। क्या आपको इतने लंबे समय से जिनसे बात करनी चाहिए थी, जिनसे आपको विचार विमर्श करना चाहिए था, क्या कर नहीं लेते? लेकिन कहीं ना कहीं ये सिर्फ ये देख रहे हैं कि किसान कब तक शांतिपूर्वक बैठा रहेगा, कहीं ना कहीं किसान उठ के चला जाएगा, तुम्हारा पीछा छूट जाएगा। लेकिन ये गलतफहमी का शिकार है। ऐसा कुछ नहीं है कि किसान यहां से चला जाएगा। किसान इनसे अपनी बात मनवा के ही वापस जाएगा। और ये अपना दिल खोल लें, दिमाग खोल लें, तो उतनी ही जल्दी इस समस्या का हल निकल जाएगा। ये 4 दिन का जो वक्त होता है, कृषि मंत्री ने कहा कि अभी हम यहीं से आगे की चर्चा को करेंगे, तो 4 दिन का वक्त दोनों आप जब सहमत होते हैं तभी तो कोई अगली तारीख दी जाती होगी। देखिए, किसान सहमति नहीं दिखाए तो कर क्या सकता है? देखो, लड़ने के लिए तो हम लोग यहाँ आए नहीं हैं, हम अपने अधिकारों की बात करने के लिए आए हैं। आपको 4 दिन का समय चाहिए भैया, 4 दिन का समय और ले लो, क्योंकि 38 दिन तो हमने पहले ही दे दिए हैं। 30 दिन उससे पहले वाले जो जिसमें हम तैयारी कर रहे थे, 4 दिन में और क्या नया निकालोगे? कुछ ना कुछ लेकर आएंगे, कुछ ना कुछ झूठ से का पुलिंदा इन्होंने तैयार कर रखा होगा, उसको आगे फिर दे देंगे कि लो भैया हम ये लेकर आए हैं। क्योंकि आज का जो समय है वो किसानों ने नहीं मांगा, आज का समय मांगा है, सरकार ने मांगा है, माननीय कृषि मंत्री जी ने मांगा है।
तो कुछ ना कुछ सोच के इन्होंने समय मांगा होगा और किसान के समय देने के अलावा कर भी क्या सकता था। कि सिर्फ किसान से समय मांगा, उन्होंने हंसी खुशी कह दिया कोई बात नहीं भैया 4 दिन का समय और लेना चाह रहे हो ले लो भैया, हम तो 4 दिन के लिए भी इंतजार कर लेंगे। ठीक, अशोक जी मैं आपके पास आ रहा हूं। सर बार बार बात हो रही है लेकिन बात बन नहीं पा रही है, क्या वजह है? सरकार एक बार में साफ क्यों नहीं कर पा रही है? देखिए, आपको बता दें कि ये पहली सरकार है जिसमें किसान के पुत्र ही प्रधानमंत्री से मंत्री मुख्यमंत्री तक हैं। देश की समृद्धि का रास्ता निश्चित है गांव के मेड़ों से ही होके जाता है, ये हमारी सरकार जानती है। 7 बार लगातार बातचीत का रास्ता दिया गया। आपको बता दें ये आंदोलन एमएसपी के सवाल पर ही शुरू हुआ था और आज काला कानून वापसी वाली बात होने लगी। मेरा ये मानना है कि अब बहुतायत किसान इसके समर्थन में भी प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ये हमें पूरी उम्मीद है कि वार्ता के द्वारा ही समाधान हो जाएगा। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ जी ने उस दिन कहा किसान हमारी बात को माने, अंदेशे पे राजनीति नहीं होगी कि इस तरह होगा उस तरह होगा। हाँ, अगर कोई दिक्कत आएगी तो किसानों की राय पर हम लगातार संशोधन करने को तैयार हैं। ये बात भारत के रक्षा मंत्री जी ने कहा, इस बात को प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, हम तो संशोधन को तैयार हैं। लेकिन किसान तैयार नहीं है ना अशोक जी संशोधन को, इसे एक बार माने। लेकिन किसान तैयार नहीं है। किसानों ने कहा आप कानून वापस लीजिए। अभी सुना होगा आपने राकेश टिकैत तैयार है, उन्होंने कहा कानून वापस लीजिए आप। देखिए मेरा ये मानना है जो किसानों के हित की बात करेगा, निश्चित तौर पे किसानों के हित का यही एक कानून है और इसमें हम संशोधन करने को तैयार हैं। इसीलिए लगातार हम वार्ता कर रहे हैं। 7 फाटक टूट गया है, 8वीं वार्ता में सब ठीक हो जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है। 8वीं वार्ता में आपको पूरा भरोसा है कि सब बात बन जाएगी सारे मुद्दों पर, तो क्या आप वापस ले लेंगे कानून, ऐसा आप सोच रहे हैं? बिल्कुल बन जाएगी। नहीं, किसान एमएसपी के सवाल पर आंदोलन शुरू हुआ था। एमएसपी पर निश्चित तौर पे हमारी सरकार गंभीर है और अंदेशे पे आंदोलन नहीं होता। ये होगा तो ये होगा। पंजाब में समझौते की खेती, पंजाब में किसकी सरकार है, वहां समझौते की खेती, वहां पेप्सी के लोग आलू बो रहे हैं, क्या कोई किसान का खेत ले रहा है? ये दिग्भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। एक बार आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि किसी हित का ये बिल आप एक बार देखें तो ये अलग बात है। कोई दिक्कत आएगी तो हमारी सरकार संशोधन करने को तैयार है। ठीक है, हमारे साथ 2 खास मेहमान और हैं। जावेद साहब, मैं आपका रुख कर रहा हूं क्योंकि अब तो बात ना विपक्ष की रह गई है ना सरकार की रह गई। अब बात रह गई है कि या तो कानून वापस हो या फिर सरकार मान ले, लेकिन अभी सिर्फ तारीख मिल रही है। आपको लगता है कि आखिरी दौर होगा ये या फिर एक और दौर की बातचीत संभव है? देखिए मृदुल जी, निश्चित रूप से सरकार किसानों के प्रति कहीं पर भी संवेदनशील अभी तक नहीं दिखाई दी है। सरकार चाहती है कि किसानों को थका दिया जाए और किसानों को बाद में भगा दिया जाए। इससे काम नहीं बनना है। अंततोगत्वा जो बातचीत बननी है वो संवाद के माध्यम से सरकार और किसान संगठनों के बीच में ही बननी है। और हम सब कामना कर रहे हैं कि इस हाल कपकपाती ठंड में, बरसात में किसान जिस तरीके से टेंट के नीचे है, लगभग 60 किसानों की मौत हो चुकी है और इसमें 2 लोगों ने आत्महत्या भी की है जिनके सुसाइडल नोट भी हैं। उसके बाद भी सरकार कितनी संवेदनहीन हो गई कि उसने एक भी मौत पर आज तक ना तो प्रधानमंत्री जी ने, ना कृषि मंत्री ने या किसी भी नेता ने भारतीय जनता पार्टी के शोक संवेदना व्यक्त करना भी उचित नहीं समझा है। जो बातें हो रही हैं, जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर तो आखिरी किसान संगठन और सरकार को आना है। इसमें कांग्रेस की या विपक्ष की कोई भूमिका नहीं है। जो बातें हो रही हैं कि इसमें देखिए जो आशंकाएं हैं वो आशंकाएं धरातल पर प्रमाणित भी हो चुकी हैं। एपीएमसी खत्म होने के बाद बिहार के किसान की औसत आय आज 42,000 रुपए प्रतिवर्ष है और पंजाब में एपीएमसी लागू रहने पर वहां पर
किसानों की आय 2 लाख रुपए प्रतिवर्ष से अधिक है औसत। ये फर्क है एपीएमसी का। आप जमाखोरी को बढ़ावा देना चाहते हैं, आप बाजार को देखिए। जो सुधार की बात कांग्रेस ने भी की थी, सुधार निश्चित रूप से होने चाहिए, लेकिन सरकार का नियंत्रण इस पर बना रहना चाहिए। यही तो किसान चाहते हैं। इस पर सरकार क्यों पीछे जा रही है? वो क्यों पूरा नियंत्रण निजी क्षेत्र को दे देना चाहती है और अपना नियंत्रण समाप्त करना चाहती है? देखिए, मैंने पिछली डिबेट में भी कहा था मृदुल जी कि इस कानून के जो परिणाम हैं वो आने शुरू हो गए हैं। मध्य प्रदेश में सिवनी मालवा के बाद हरदा में किस तरीके का एक बड़ा कांड इसी तरीके से हो गया। लेकिन उस जो मामले लोग बात में करते हैं कि सरकार कितना कृषि उपज खरीदती है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने खुद एक ट्वीट किया, एक आंकड़ा, और बताया कि एसडीएम ने उस मामले को सुलझाया और कंपनी की संपत्ति को कुर्क किया गया ताकि किसानों को भुगतान किया जा सके। हालांकि जो आपका सवाल है, मैं एक बार अशोक जी से जवाब लेता हूं उसका। जावेद साहब, आपने जो पूछा कि सब कुछ कंपनियों के हाथ में क्यों देना चाहती है सरकार, क्यों किसानों की बात नहीं मान रही है, अशोक जी इस पर आप क्या कहेंगे? उसके बाद मैं विवेक जी का रुख करूंगा। अशोक जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ये रॉबर्ट वाड्रा जिसे किसानों के हित की बात मैं नहीं करता हूं, ये आम किसानों के हित की बात है। अरे अमरिया याद कर लीजिए, एक ईरानी साहब हैं, उन्होंने एक बड़ा जमीन घोटाले वाले किसानों की बात हम नहीं करते। क्या भूमिका है? अगर रॉबर्ट वाड्रा जी के पास अगर आरोप है तो आप मुकदमा क्यों नहीं दर्ज करते? मैं चुनौती दे रहा हूँ, मैं चुनौती दे रहा हूँ। आप राजनीतिक गेम खेलना बंद कर दीजिए। मध्य प्रदेश के अमरिया में, मध्य प्रदेश के अमरिया में एक ईरानी साहब ने कितनी बड़ी जमीन का घोटाला किया है, उसमें केंद्रीय सरकार के एक मंत्री की भूमिका क्या है बताइए? आपके पास सबूत हो रॉबर्ट वाड्रा जी के पास, तो आप मुकदमा दर्ज करिए। ये ईडी खेलना बंद करिए। एक भी सबूत नहीं है रॉबर्ट वाड्रा जी के पास। अमरिया में जो घोटाला वाले किसान की बात करते हैं, अब वो इनके हित में। एक मिनट सर जावेद जी और अशोक जी, इधर उधर की बात करने से क्या मतलब है सर? केंद्र के मंत्री इधर उधर की बात करने से कोई औचित्य नहीं है। सवाल सबसे अहम ये बना हुआ है कि 7 दौर की बातचीत हो गई है, बात अभी तक क्यों नहीं बन पा रही है? खूब प्रयास कर रही है सर, बात इतनी सी है, 7 बार बैठ चुके हैं, ऐसी कौन सी बात है जो नहीं बन पा रही है? ऐसा कहां पर पेच फंसा हुआ है? आज फिर अखिलेश यादव ने, आज फिर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कृषि कानून को लेकर सवाल उठाए। विवेक साइलेस हमारे साथ हैं। एक मिनट जावेद जी, बहुत अच्छी तरीके से मैं इस पर राजेंद्र यादव जी का भी कमेंट लूंगा और वो भी बताऊंगा कृषि मंत्री ने क्या कहा था। कृषि मंत्री ने उस खबर को बताया कि इस मामले में एसडीएम ने कार्रवाई की है, उन्होंने ट्वीट किया है। विवेक जी, आपको क्या लगता है कहां पेच फंसा हुआ है? दोनों आमने सामने बैठे हुए हैं, तारीख भी हो रही है, एक के बाद एक तारीख ही सामने आ रही है अभी तक। जी देखिए, मुझे लगता है सरकार की मंशा पे और नियत पे ही पेच फंसा हुआ है, क्योंकि 60 किसान शहीद हो गए, आत्महत्या कर ली, उसके बाद भी ये संवेदनहीन सरकार जो कि टस से मस नहीं हो रही है। अगर होना होता तो कब का हो चुकी होती। आज 60 किसानों से ज्यादा दुखद मृत्यु हो चुकी है, फिर भी आखिर सरकार को समस्या क्या है, निवारण क्यों नहीं कर रही? ये भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, उन्होंने पहले कह रहे थे कि 6 फेरे हो गए, 7वें में विवाह संपन्न हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये कहा बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने। आज 7वां फेरा भी था, वो भी खत्म हो गया, कोई समाधान नहीं निकला। इसी तरह 8वां, 9वां, 10वां। एक्चुअली रियलिटी ये है कि सरकार जो है किसानों का मनोबल तोड़ना चाहती है, लेकिन सरकार को शायद ये नहीं पता है कि मेहनत करने वाले किसान में, खेत खलियान में रहने वाले किसान है, और विपत्त से विपत्त सिचुएशन, जो खराब से खराब सिचुएशन होती है, उसका भी सामना किसान कर लेता है और हित और अनहित अपना अच्छी तरह से जानता है। अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बीपीएमसी एक्ट सेक्शन 12 और सेक्शन 15 पढ़ा दिया जाए तो शायद वो इस तरह की बात नहीं करेंगे। वहीं दिल्ली में धरना चल रहा है, 15 से 20 किलोमीटर में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कृषि मंत्री, रक्षा मंत्री सब रहते हैं, लेकिन किसानों तक कोई नहीं गया। और इसी ठंड में, कड़कड़ाती हुई ठंड में किसान बैठे हुए हैं, शहीद हो रहे हैं, और साफ साफ दिख रहा है कि इस समय जो केंद्र की सरकार है वो सिर्फ जो बिचौलिया करती थी, आज खुद केंद्र की सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों का बिचौलिया बन के काम कर रही है।
उद्योगपति और किसानों के बीच में अब सरकार को एक चॉइस करनी पड़ेगी। उनको देश को बताना पड़ेगा कि आखिर सरकार इन बड़े उद्योगपतियों के साथ है, बिजनेस टाइकून के लेकिन साथ है, सरकार कह रही है या कि देश के इसमें मेहनत उद्योगपतियों को तो हम जमीन देंगे नहीं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं फायदा किसानों को होगा। यही तो है। मैंने अशोक जी से कहा बीपीएमसी एक्ट सेक्टर 12 और 15 पढ़ा क्या आपने? बीपीएमसी एक्ट सेक्शन 12 और 15 पढ़िए, उसमें क्या लिखा हुआ है? पढ़ा है आपने? आप डिबेट करने आ गए? अशोक जी जरा पढ़िए उसमें क्या लिखा है। उसमें साफ साफ लिखा है, क्लियर कट मैं लिखा ये है। जानता हूं कि बिचौलियों को, दलालों को हटाने का कुपरिणाम ही है कि जो आंदोलन करा रहे हैं, दिग्भ्रमित कर रहे दलाली हैं। आप खुद कर रहे हैं। हमने तो मंडियों का शुल्क घटाया है, इनसे ये पूछा जाए, हमने इनसे ये मंडियों पूछा का जाए शुल्क घटाया है। कि किसान कोरोना अपनी कोविड पैदावार काल को देश में कोरोना- कहीं बेच लेगा, अशोक जी उचित शांत हो दाम जाए। मिलेगा, बेच और क्या लेगा। करिए ये अगली कौन बार? सा बुरा कानून अगली बार से बढ़ के आइए, है? करिए, कोई एमएसपी बात पर नहीं। जो पेच है आप लोग उसका को भी हल हम लाइन निकाल जल्दी होती लेंगे। है, अगली बार से बस बढ़ के आप लोग आएगा। दिग्भ्रमित मत करिए किसान भाइयों को। आखिर भ्रमित आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं खुद। अरे हम पढ़े लिखे ज्यादा हैं यार, अखिलेश यादव ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हम वैक्सीन लगवाएंगे अपनी। अरे पाकिस्तान से चीनी मंगाने वाले लोग, गन्ना ना बोने की सलाह देने वाले आपके मुख्यमंत्री कि गन्ना मत बो नहीं तो अरे डायबिटीज यार हो हम जाएगी। वैक्सीन लगाएंगे, और हम अखिलेश यादव को अनपढ़ नहीं है। बुंदेलखंड में खाली टैंकर भेजने वाले लोग जब वहां सूखा पड़ा था, किसान के हितैषी बन के यहाँ पर भाषण। एक सेकंड विवेक जी, क्योंकि ये मसला उलझ रहा है कि या तो उद्योगपतियों को लेकर बातचीत हो रही है या फिर किसान जो अड़ा हुआ है वो सिर्फ एमएसपी को लेकर ही, उसका कहना है एमएसपी या तो लिखित में आश्वासन दे दीजिए या फिर हम कानून ही वापस मांगते हैं। राजेंद्र यादव जी, जब बातचीत हो रही है तो सिर्फ कानून पर ही वापस लेने पर बातचीत हो रही है या फिर संशोधन को लेकर भी थोड़ी सी नरमी दिखाई जा रही है? देखिए, शुरुआत जो इस आंदोलन की हुई थी वो संशोधन को लेकर हुई थी, मैं आपको बता देना चाह रहा हूं। और अभी भी क्या कहते हैं, संशोधन करने सरकार की नीयत साफ नहीं है। नहीं, इस आंदोलन को इतना लंबे समय तक खींचने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि आप लिखित में कुछ देने के लिए तैयार नहीं है तो भैया कानून खत्म कर लो। उससे आप दूर दूर भागते हो कि नहीं जी इससे तो ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा। तो लिखित में देने में आपको दिक्कत है, खत्म करने में आपको दिक्कत है, सारी दिक्कत आपको है। फिर हमें क्या दिक्कत है? हमें दिक्कत है, हम बैठे रहने दीजिएगा, आप अपना काम करिएगा, हमें अपना काम करते रहने दीजिएगा। अब इसके लिए आप कभी हमें बताते हो कि हमें कोई बरगला रहा है, हम कुछ कर रहे हैं, हम सीधे सीधे शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं। क्या ऐसा लगता है कि किसान किसी के बरगलाए में आ रहा है? किसान किसी के बरगलाए में नहीं है। सिर्फ ये लोग क्या है, अपनी सोच को थोड़ा सा बड़ा कर ले, दिल को खोल ले, सारी समस्याओं का हल इनके द्वार से निकलना है। इनके द्वार पे हम पड़े हुए हैं तो हमें गले लगा ले। सम्मान के लिए, सम्मान का भूखा है किसान, इससे ज्यादा किसान को चाहिए क्या? भाई आप कुछ चीज देने लायक क्षमता में नहीं हो तो आप हाथ जोड़ के मना कर दो, भैया हम नहीं दे सकते। आप एक तरफ तो बात कर रहे हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हम किसान का भला कर सकते हैं, हम किसान के लिए ये कर सकते हैं, हम किसान के लिए वो कर सकते हैं, लेकिन करना आप कुछ नहीं चाहते हैं, देना आप कुछ नहीं चाहते हैं। हम कानून लिखित में देने के लिए तैयार हैं, हम कानून लिखित में देने के लिए तैयार हैं। ले भैया दे तो दो, कम से कम हो सकता है आज आप यही दे देते। अशोक जी, जब लिखित में देने के लिए तैयार हैं, तैयार कब तक रहेंगे? देखिए आपको बता दें कि मेरा ये मानना है कि हमने बार बार कहा कि कृषि सुधार बिल पर किसान एक बार उसे माने तो हम हल संशोधन करने को तैयार हैं। लेकिन अंदेशे पे राजनीति नहीं होती, अंदेशे पे कोई मामला नहीं होता कि आएंगे तो फलाने खेत ले लेंगे, अशोक जी, अंदेशों पर आप बात कर रहे हैं। अशोक जी, अंदेशों पर आप बात कर रहे हैं, मैं आपको बता देना चाह रहा हूं, क्योंकि अब से कुछ समय पहले तक तो आप इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि इस बिल में कुछ खामियां हैं। आज कम से कम आप बात संशोधन करने की बात पर तो आए हैं। बिचौलियों को हटाया है, दलालों को हटाया है, मंडी शुल्क घटाया है। एक उदाहरण दो, चलो मैं आपसे मांगता हूं, चलो एक उदाहरण दे दीजिए। बात खत्म हो गई, आपके पक्ष की ही बात होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं आपके पक्ष की बात कर रहा हूं, छोड़िए, मैं खुले मन से आपके पक्ष की बात कर रहा हूं। एक उदाहरण दीजिएगा, क्या कहते हैं कि इस बिल से क्या फायदा हुआ है? मैं बताऊं क्या फायदा हुआ है, मैं बता देता हूं आपको। अशोक जी, फायदा पूछ रहे हैं वो। देखिए फायदा है किसानों को, उसकी पैदावार का उचित मूल्य मिला, वही मैं बता रहा हूं आपको। पूरे देश में मैं क्या मिलेगा? मैं कह रहा हूं धान का समर्थन मूल्य क्या है, धान का समर्थन मूल्य क्या है, और धान बिकी है 900 रुपए प्रति क्विंटल। शायद ये आपकी जानकारी में नहीं है। मक्का बिहार में
600 रुपए प्रति निश्चित क्विंटल तौर बिक गई पे है, शायद इसी आपको पता दिक्कत नहीं को है। दूर करने का प्रयास हुआ है ठीक है। इस बिल में। ठीक है, इसी मैं वापस दिक्कत आ रहा को हूं। दूर मैं करने का प्रयास ही हर बता रहा हूं राजेंद्र जी, मैं भी आपको प्रयास ही बता रहा MSP पर हूं। चर्चा करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं यहां पर रुक रहा हूं। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे, चर्चा जारी रहेगी, आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीधे मेहमानों का रुख करेंगे। राजेंद्र यादव जी, आपके पास आ रहा हूं मैं, क्योंकि यही सवाल बना हुआ है। अशोक जी कह रहे हैं कि फायदा मिलेगा, आप मानिए तो सही, आप इंतजार तो करिए। अब मैं कह रहा हूं कि अभी 2 फसलें गई हैं पीछे, इस बिल के बाद 2 फसलें गई हैं, और किसान ने शुरुआत यहीं से कही थी कि आप एमएसपी पर कानून बनाइएगा, एक मिनिमम रेट का कहते हैं निर्धारित कीजिएगा, अगर उससे नीचे फसल बिकती है तो उसके ऊपर कानून बनाइएगा, आपराधिक कानून बनाइएगा। शुरुआत तो यहां से हुई थी, और उसका जीता जागता उदाहरण ये है कि जो धान की फसल है वो कितनी एमएसपी से कितने नीचे गिरी है, और मक्का की जो फसल है वो कितने नीचे दामों पर गिरकर बिकी है। क्योंकि किसान का क्या है कि किसान जब घर से फसल लेकर मंडी तक आ जाता है तो वो अपनी फसल वापस नहीं ले जा सकता है। इस चीज को सरकार समझने को बिल्कुल तैयार नहीं है कि किसान क्यों एमएसपी पे कानून मांग रहे हैं, उसके बारे में इन्होंने आज तक नहीं सोचा है। आप कहते हैं जी सरकार, किसान अपनी फसल बेचने के लिए पूरे देश में आजाद है। अरे भैया 80% जो किसान है वो छोटे तबके का किसान है, आप उन पहलुओं पर जाते क्यों नहीं है? आप जाएंगे नहीं बिल्कुल ही। आपने एक बंद कमरे में एक कानून बना दिया है, आपको लग रहा है कि बंद कमरे के कानून से बहुत ज्यादा फायदा होगा, फायदा नहीं होने वाला है। आप इस कमरे से बाहर निकलिएगा और अपना दिल साफ करिएगा और अपना मन बड़ा कीजिएगा। मैं पहले भी कहता हूं कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। आप अपना मन बड़ा कीजिए, किसानों को चाहिए क्या? अशोक जी, अब मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूं कि किसको फायदा मिला है, जो राजेंद्र जी कह रहे हैं, उसके बाद मैं जावेद साहब और विवेक साहब का रुख करूंगा। देखिए, पहली बात तो है कि एमएसपी तो खत्म हो नहीं रही है। हमने ऐसे एमएसपी की तो गारंटी दिया है ये, और हम अब कमरे से बाहर निकले हैं। हम कमरे से बाहर निकल के किसानों मैं बीच में आपको रोकना चाह रहा हूं, मैं रोकता नहीं हूं बीच में, बातचीत कर रहे हैं। आपने एमएसपी खत्म होने की बात नहीं कही है, ये कौन कह रहा है कि आपने कही है? हमारी मांग दूसरी, आप बदलते हो, यही दिक्कत है। अरे हम तो एमएसपी पर कानून की बात कर रहे हैं कि आप कानून बनाइएगा, आपराधिक कानून बनाइएगा, आप उस बारे में बात ही नहीं करते हो। दूसरी बात, हम कमरे से निश्चित तौर पे आपसे बातचीत करके हम संशोधन करेंगे, बनेगा कानून। लेकिन बातचीत तो हो रही है, 7वां राउंड हो गया, 8वें राउंड में निश्चित है उसका निष्कर्ष हम लोग बैठ के निकालेंगे। इसमेमें कोई दो राय नहीं है। आपने बहुत बड़ी लाइन कहा कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, तो हम उसी अटल बिहारी वाजपेयी के ही सरकार के लोग हैं, और निश्चित तौर पे किसानों से बातचीत करके आप लोगों के हित में ही जो भी होगा निर्णय होगा। आपको दर्द नहीं होता कि देश का अन्नदाता है, आज सड़कों पे पड़ा हुआ है, इतनी भयानक ठंड हो रही है, कितनी मौतें हो गई हैं इस आंदोलन में? आपको नहीं लगता? दर्द है। आपको याद होगा वीर बहादुर सिंह जी की सरकार में महेंद्र सिंह टिकैत जी बैठे थे और क्या दुर्दशा हुई थी। लेकिन हमारे यहाँ तो बार किसी मंत्री जी, आप कंपेयर करेंगे कि आपने उससे कम दुर्दशा की है या उससे ज्यादा दुर्दशा करने की बात करेंगे? से लेके बातचीत कर रहे हैं। नहीं, आप एक बार किसी मंत्री जी ने आप लोगों से एक चीज अशोक जी और राजेंद्र जी, एक चीज, अगर 7 या 8 दौर की बातचीत, 7 दौर की अभी हुई है, 8वें की होने वाली है, उसमें भी सरकार और किसान आमने सामने बैठेंगे। एक सवाल यहां पर यह भी अब पूछा जाने लगा है, जावेद खान साहब, मैं आपसे इसका जवाब चाहता हूं। क्या अब सरकार और किसानों को किसी मीडिएटर की भी जरूरत है? क्योंकि बात हो रही है, लेकिन सिर्फ बात हो रही है, वो नहीं पता क्या हो रही है। 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 घंटे बात होती है, लेकिन ऐसा क्या हो रहा है वहां पर जो बात बन नहीं पा रही है? देखिए मृदुल जी, ये अभी मामला सरकार और किसान संगठनों के मध्य का है। उनके बीच में क्या वार्ता हो रही है, क्या नहीं हो रही है, ये अभी हमारे आपके बीच में नहीं आ पा रही है, ये भी सच है। लेकिन सरकार एक भी कदम कहीं आगे बढ़ती हुई इस संवाद में दिखाई नहीं दे रही है। सरकार अपनी जगह
स्थिर खड़ी है और किसान संगठन अपनी जगह स्थिर खड़े हैं। इसमें मीडिएटर की आवश्यकता, देखिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती संवाद है। वो संवाद जब किसान संगठन और सरकार करना चाहेंगे तब होगी। अभी अशोक जी ने कई सवाल खड़े किए, मैं उसका जवाब दे देना चाहता हूं मृदुल जी, बहुत गंभीरता के साथ। अटल जी ने यह भी कहा था कि जनतंत्र जनता के बल पर चलता है, जन भावनाओं के आधार पर चलता है, संसद से ही मात्र नहीं चलता है। ये भी अशोक जी को याद होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी का जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसका भारतीय किसान संघ है। परसों एक टीवी चैनल की डिबेट पर उस किसान संघ के राष्ट्रीय महासचिव, मैं नाम भी ले रहा हूं, बद्री नारायण चौधरी जी स्वयं कह रहे थे, और यह भी निश्चित है कि जब बिल आया था, ये कानून जब बिल के रूप में आया था, तो भारतीय किसान संघ ने इसका लिखित विरोध प्रधानमंत्री जी और कृषि मंत्री जी के पास भेजा था। परसों की एक चैनल की डिबेट पर उन्होंने कहा कि एमएसपी और भुगतान की गारंटी आज नहीं तो कल तो किसान को देनी ही पड़ेगी। इसका मतलब क्या है, यह स्पष्ट करना चाहिए अशोक जी को। दूसरी बात इन्होंने एक और कही थी ब्रेक के पहले कि हमारे प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री स्वयं किसान हैं। मानवर हमारे जो राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, इनके नामांकन पत्र में एक बिस्वा कृषि योग्य भूमि होने का उल्लेख नहीं है। इन्होंने अपने नामांकन पत्र में स्वयं लिखा है। तो ये दोनों लोग किसान नेता नहीं है, ना इन्होंने ये कृषि को जानते हैं ना किसानी को जानते हैं। ये जो झूठ फैलाने का काम है डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जिस तरीके से आतंक का भ्रम फैलाया जा रहा है, ये उस तरीके से बात नहीं बनने वाली। नहीं जावेद जी, हम सबकी कामना है, कांग्रेस भी चाहती। जावेद जी, आपने जिस मामले का जिक्र किया था, अशोक जी को जवाब देना चाह रहे हैं। अशोक जी दे दीजिए, उसके बाद विवेक जी आपका रुख करूंगा। क्या कह रहे हैं अशोक जी, कहिए। देखिए, पहली बात कि हमारे साथी कांग्रेस के साथी लोकतंत्र की बात कर रहे थे। अरे इमरजेंसी लगाने वालों, लोकतंत्र की बात कहते हो तो लगता है शैतान हनुमान चालीसा पढ़ रहा हो। अरे और किसान की बात करते हो, किसान रॉबर्ट बाड्रा है, डीएलएफ घोटाले का नायक, रॉबर्ट बाड्रा अगर किसान है तो लानत है। नरेंद्र मोदी गरीब किसान का बेटा है, नरेंद्र सिंह तोमर किसान का बेटा है, राजनाथ सिंह किसान का बेटा है, अमित शाह किसान का बेटा है, और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री स्वयं किसान का बेटा है। घोटालेबाज अब बात करेंगे, ये हंसी आती है। ये आरोप है हमारा आप पर। आप सरकार में हो, सवाल आपसे होगा, और सवाल का जवाब देने के बजाय अरे इमरजेंसी लगाने वालों, बनेगी कभी। अरे आज तो घोषित इमरजेंसी है, सरकार की कमी को उजागर करने वाले जेल जा रहे हैं। हमारे प्रदेश इमरजेंसी लगाने वाले बात लोकतंत्र की न करें। बता दीजिए। अरे और रॉबर्ट बाड्रा जैसे किसानों के लिए हमने कानून नहीं बनाया है घर जवाई के लिए। ईरानी ने क्या किया बता दीजिए। सर मैं ईरानी ने क्या किया बता दीजिए। चाहता नहीं हूँ, देखिए ईरानी ने क्या किया बता दीजिए। फिर क्या रहेगा सर, वही फिजूल की चर्चा करने का कोई मतलब नहीं। जावेद जी, आपने जो सवाल पूछा, कौलित हुए हैं, एक आपके यहाँ भ्रष्टाचार है। अशोक जी आप मुद्दे पर बात करिए ना। उन्होंने तो रॉबर्ट वाड्रा का या किसी का जिक्र नहीं किया। मूल्य पर गन्ना खरीदा जा रहा है। एक सेकंड सर, मैं वही बोल रहा हूँ, मैं वापस एमएसपी पर आ रहा हूँ। उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री किसान के बेटे नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके नाम कोई जमीन नहीं है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने कहा उनके नाम कोई जमीन नहीं है, कृषि मंत्री के नाम कोई जमीन नहीं है। और गरीब किसान के बेटे योगी आदित्यनाथ जी हैं, गरीब किसान के बेटे राजनाथ सिंह हैं। लेकिन चम्मच लेके पैदा होने वाले लोग परिवारवादी लोग नहीं। अशोक जी धरने पर तो नहीं बैठे ना, झूठ नहीं बोलते। एक मिनट जावेद जी सुनिए तो सही। स्टेशन नहीं बना तो उस समय लोग किसानों के प्रति एक मिनट मैं विवेक जी को भी ले आता हूँ चर्चा में। हाँ, हमारी सरकार है। विवेक जी को भी ले आता हूँ। जावेद साहब एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड सर, इधर उधर की चर्चा से कोई मतलब नहीं। अशोक जी मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी किसान परिवार से हैं, मैं स्वागत करता हूं उनका और आपकी इस बात का स्वागत करता हूं। जब देश का किसान
उनके दरवाजे पे बैठा हुआ है, आकर उनके साथ बैठ जाए कि मैं भी किसान का बेटा हूं और मैंने दर्द को महसूस किया है। इस बिल में ऐसा कुछ नहीं है जैसा आपको लग रहा है। तो हो सकता है एक किसान दूसरे किसान की बात बहुत अच्छे से समझता हो। 2 करोड़ लोगों से वर्चुअल संवाद करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये किसान का दर्द कितना बड़ा दर्द है, कि अगर वो दर्द समझते तो उनके दरवाजे के बाहर खड़े हुए हैं। कई किसानों ने इस किसान जो कृषि कानून आया इसके फायदे बताए, उन्होंने कहा बहुत अच्छा कानून है। उस वर्चुअल संवाद की बात कर रहा हूं जिसका आपने मैं उसका जवाब मैं देता हूं आपको। एक प्रायोजित कार्यक्रम किया जाता है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, और मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का विरोधी नहीं हूं या मैं कांग्रेस का विरोधी नहीं हूं। मैं उस पक्ष का विरोधी हूं जो दिल्ली में बैठा हुआ है, देश को चला रहा है। आपने एक प्रायोजित कार्यक्रम चलाया। आप एक तरफ कहते हो कि विपक्ष जो है इन किसानों को बरगला रहा है जो बैठे हुए हैं। तो आपने ऐसा क्या किया? आपने भी तो कुछ किसानों को इकट्ठा किया और उनको दिल्ली की तरफ कूच करा दिया गया। जैसे ही वो दिल्ली सीमा में प्रवेश करना चाहते हैं, आपके स्थानीय सांसद आते हैं, स्थानीय विधायक आते हैं, उनसे राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन लेते हैं कि हम इसके पक्ष में हैं, और अखबारों में छपता है कि भारतीय जनता पार्टी के उस नेता के साथ। वो भी किसान तो है, देखिए राजेंद्र, मैं क्या कह रहा हूं, मैंने मना नहीं किया, मैंने किसान ही कहा है। मैंने ये नहीं कहा कि सरकार ने उन्हें कहा फर्जी हस्ताक्षर करके कांग्रेसी, वो कांग्रेस की बात है, वो कांग्रेस की बात है, वो अलग चीज है। मैं अशोक जी इसका जवाब दे देता हूं। 1.25 लाख किसान, 1.25 लाख जो है हरियाणा से। मैं पहले विवेक जी एक सवाल, विवेक जी एक सवाल बस, एक बात राष्ट्रपति जी के नाम। राजेंद्र जी मैं आ रहा हूं आपके पास, राजेंद्र जी मैं आ रहा हूं। विवेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर बड़ी देर से, क्योंकि वो कानून को लेकर ही कह रहे थे कि उद्योगपतियों को जमीन दी जा रही है। क्या विवेक जी आपको लगता है कि ये जो बाकी किसान समर्थन कर रहे हैं ये किसी दबाव में, प्रेशर में? देखिए, अगर ऐसा कुछ नहीं होता, जहां तक भारतीय जनता पार्टी और उनकी केंद्र की सरकार की बात है, तो कोविड का जब लॉकडाउन चल रहा था उसकी आड़ में बिल पास ना हुआ था। पहली बात 7 मई 2020, याद कर लीजिए, जब कोविड पीक कर रहा था, उस समय 100 एकड़ जमीन हरियाणा की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अडानी ग्रुप को दे दी। ये भी कोविड के बीच में हुआ, जब लोग घर में थे, जब आपको सेवा करनी थी लोगों की और मजदूरों की, किसानों की, तब आप उद्योगपतियों की दलाली कर रहे थे। सीधी बात ये है। अभी हमारे सेवा कर रहे थे। अच्छा रुकिए, सुन लीजिए, मैं बोलता हूं। सुन लीजिए एक बार अशोक जी, फिर उसके बाद मैं मौका दूंगा। अशोक जी ने कहा कि भोजन पहुंचा रहे थे, हमने प्रवासियों को उनके गांव पहुंचा रहे थे, उनका इलाज कर रहे थे, तब अखिलेश यादव जी ट्वीट कर रहे थे। एक मिनट अशोक जी वो कुछ कहना चाह रहे हैं, कंप्लीट कर ले, मैं मौका दूंगा आपको जवाब देने का। कहिए विवेक जी। अरे अशोक जी क्या बोलेंगे? अखिलेश जी की पत्नी, उनकी 15 साल की बेटी बाहर निकल के लोगों के बीच में खाना बात कर रही है। झूठे बोलने वाले या टीवी चैनल में बैठ के झूठ बोलते हैं। और कोई नहीं निकला भैया, खाली ट्वीट किए अखिलेश जी, खाली ट्वीट की। देखा भी आपने फोटो वायरल कि बैठ के आता था झूठ पे झूठ, जैसे किसानों मालूम है, खाली ट्वीट कर रहे थे, चैनल वाले कहते थे। मैं डिबेट छोड़ के चला जाऊंगा, जो मैं कह रहा हूं मैं गलत हूं तो। अगर अखिलेश जी की पत्नी, उनकी 15 साल की बेटी सड़कों पे ना खड़ी हो तो मैं भी अब छोड़ दूंगा अगर गलत होऊंगा तो। अखिलेश जी निकले ही नहीं घर से बाहर। आप तो जनता आपको वैसे। अरे सर आप बात पर आपने क्या कहा जी? आपने क्या कहा? फायदा मिलेगा। हाँ। आपने क्या कहा था? 15 लाख आएगा, स्मार्ट सिटी बनेगा, बुलेट ट्रेन आएगा, 10 करोड़ नौकरी मिलेगा, महिला सुरक्षा मिलेगा, एलपीजी, डीजल, पेट्रोल, गैस, डॉलर कम होगा, आमदनी दुगनी होगी। एक भी किया है तो बोलो अशोक पांडे, एक किया हो तो बताओ। जस्ट अरे आप जैसे लोगों की लोग रहेंगे तो महिलाओं का सम्मान कहाँ रहेगा? मायावती का सम्मान तो आपने गजब किया। दीजिए रहती भाजपा तो एक दलित पूर्व मुख्यमंत्री गेस्ट हाउस कांड। अशोक जी अगर किसानों के मुद्दे पर आया जाए तो ज्यादा अच्छा है। अशोक जी किसानों के मुद्दे पर आइए। कोई मतलब नहीं है सर इधर उधर की बात करने से, किसानों के मुद्दे पर है। ये बताएं फायदा क्या हो रहा है, ये बताइए नुकसान क्या होगा, इतना ही है। राजेंद्र जी कह रहे हैं, विवेक जी आप कंप्लीट करें, उसके बाद राजेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं तो भैया सीधा मृदुल जी एक बात पूछना चाहता हूं कि इतने महीने हो गए ये कानून लेकर आए हैं, उसको लेकर आए हैं, एक किसान को फायदा हो तो बता दीजिए।
एक को भी हुआ हो, अशोक जी मैं मान जाऊंगा कि कानून बहुत अच्छा है, किसान भी मान जाएंगे कानून बहुत अच्छा, बता दीजिए ना, एक दो उदाहरण दे दीजिए कि कुछ किसानों को फायदा हुआ, उनकी इनकम जो है वो दुगनी हो गई जैसा आप लोग कह रहे हैं, वो रातों रात करोड़पति बन गए, पता नहीं कितना डेवलपमेंट हो गया। अरे किसान प्रदर्शन कर रहा है समर्थन में, ये दिखाई नहीं दे रहा है कि अगर विरोध में प्रदर्शन हो रहा है तो किसान हमारे समर्थन में भी प्रदर्शन कर रहे हैं, ये दिखाई नहीं दे रहा है। पता कौन क्या कर रहा है। किसान खुद बोल रहे हैं कि फायदा हो रहा है। किसानों को गुंडा, आतंकवादी, खालिस्तानी और बिचौलिया कहने वाले नहीं, एक मिनट विवेक जी, अगर वहां पर कोई भिंडर वाला की तस्वीर लेकर आएगा तो उसको भी बताया जाएगा कौन लेकर आया, क्योंकि ये खुद किसान संगठनों का कहना है। बिल्कुल विवेक जी, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि किसान संगठनों ने खुद ऐसे अराजक तत्वों को मार के भगाया है, वहां से अपने आंदोलन से दूर किया है। अच्छी बात। इसलिए उस आंदोलन में किसान है, इसलिए वो चर्चा के लिए जा रहे हैं। 8 दौर की बातचीत अब होगी, 8वें दौर की, 7 दौर की बातचीत हो चुकी है। राजेंद्र जी, एक पत्र लिखा था कृषि मंत्री ने और कहा था कि मेरा अनुरोध है किसान भाइयों से कि इस पत्र को पढ़ें, और उसमें उन्होंने सच और झूठ दोनों चीजें बताई थी। क्या उसके बावजूद क्लियर नहीं हो रही हैं चीजें? सब मैं ये कहता हूं कि माननीय कृषि मंत्री जी, एक वो लेटर तो नहीं था, एक वो पंपलेट टाइप था, उसमें दो तरफ छपा था, एक इस तरफ छपा हुआ था, और मेरे ख्याल से वो बहुत लोगों ने पढ़ा था वो। जब आपने सच और झूठ उस पर बता दिया, उसके बावजूद भी आप जो है इसमें बदलाव करने के लिए तैयार हैं, तो आपका सच और झूठ तो आपके ऊपर ही सिद्ध हो जाता है कि क्या सच है क्या झूठ है। आप अपनी बात को अपने तरीके से, मैं कहता हूं कि मैं जितनी भी बातें बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं, मैं भी गलत बोलना शुरू कर देता हूं, सारी बातें गलत बोलता हूं, उसके बाद मुझसे सफाई मांगे मैं तो उनके बारे में बड़ा चढ़ा कह दूंगा जी ये तो ऐसी चीजें हैं। बस लिखने वाले आप हैं, बताने वाले आप हैं, तो इसमें कौन गलत हो गया? लेकिन भाई मैं ही वकील हूं, यही कहा जा रहा है कि मैं ही वकील हूं और मैं ही जज हूं, जारी रहेगी। मैं ही वकील हूं और मैं ही जज हूं, तो क्या होगा? निर्णय जनता करेगी। जनता जिसको दर्द है वो बैठे हुए हैं, उनकी आप सुनने को तैयार नहीं है। आप अपने पंपलेट पे छाप देते हैं जी ये इसके नुकसान है, ये इसके फायदे हैं, ये झूठ है, ये सच है। अरे क्या चीज बरगला रहे हैं भैया? कोई बरगलाने वाले का नाम तो बताओ कम से कम। झूठ का मतलब ही क्या आया? आप सच की बात करो भैया, ये सच है, हम मान जाते हैं हाँ जी सच है। उनका कहना था किसानों के अंदर यह भ्रम है कि उनकी जमीन खतरे में। मैं तो बोल तो रहा हूं कि किसानों के अंदर अगर भ्रम है तो आप बैठे हुए आके आप किसान परिवार से हैं, अशोक जी बता रहे हैं कि सभी किसान परिवार से, तो किसानों के बीच आके बैठ के बात करिए कि भैया जो तुम्हारा दर्द है वो मेरा भी दर्द है। लेकिन आप भ्रमित हो, मैं आपके साथ बैठा हूं, जब तक आप नहीं मानोगे आपको समझा के नहीं जाऊंगा, यहां से उठूंगा नहीं। आप बैठिए, आके बैठिए ना, एक टेंट आप भी लगा लीजिएगा, मैं समझाने के लिए बैठा हूं। वही तो हमारा सवाल है कि इतने दौर की बातचीत हो गई है, संवाद बराबर चल रहा है, तो फिर बात क्यों नहीं बन पा रही है? बात जावेद जी, जैसा राजेंद्र जी कह रहे हैं कि अब सिर्फ और सिर्फ ऐसा लग रहा है कि मामले को रबर की तरह खींचा जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। देखिए मृदुल जी, हमने पहले ही कहा कि सरकार किसानों को थका देना चाहती है, वो किसानों से बात करने के लिए गंभीर नहीं है, उसके अंदर की जो संवेदनाएं होनी चाहिए। दरअसल हमारे जो प्रधान सेवक जी हैं, उनके मन मंदिर में किसान और देश नहीं बसता है, उनके मन मंदिर में तो उद्योगपति बसते हैं, नफरत बसती है। इसलिए ये जो संवेदनहीनता की स्थिति उत्पन्न हुई है, उसके पीछे कारण ये है। अरे भाई, हमारी ना माने, किसानों की ना माने। अरे आरएसएस का भारतीय किसान संगठन है, वो परसों कह रहा है, उसने लिखित में बिल आया उसके पहले ही लिख दिया, जब चर्चा इसकी सरकार ने छेड़ी कि एमएसपी आज नहीं तो कल देनी होगी, भुगतान की गारंटी आज नहीं तो कल देनी होगी। मैंने 2-3 चीजें मृदुल जी पहले भी कही कि आप देखिए, मक्के का कटोरा है बिहार, 1850 की एमएसपी देने के बाद उसका 400 से 600 रुपए कुंटल के बीच में बिका, और वही मक्के का आटा 415 से 470 रुपए किलो ऑनलाइन बिक रहा है। यह दुर्भाग्य है हमारे देश का, हमारे देश के किसानों का। यह किसकी जेब काटी जा रही है? छत्तीसगढ़ में एफसीआई ने कहा कि हम धान की 60 लाख टन फसल खरीदेंगे। जब राज्य सरकार ने खरीदी शुरू की, 47 लाख टन होते ही रोक दिया। 13 लाख टन का देखिए कोटा रोक दिया। पंजाब में 85% एमएसपी पे खरीद होती है, इसलिए वहां का किसान खुशहाल है। अभी अशोक जी कह रहे थे बड़े उससे, लेकिन वहां पर अब देश में किसान कहीं जाएगा? वहां पर जावेद जी, वहां पर किसान पहले भी अपनी उपज बेच रहा था। कंपनीज के साथ भी तो टाई अप है किसानों का, पंजाब में ही। देखिए, कंपनी के साथ टाई अप है, लेकिन वो टाई अप
में कहीं पर किसान का सबसे कोई पहले नुकसान नहीं हो रहा, जहां नुकसान होने जा रहा है। कानून में भी तो यही प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि नुकसान नहीं है। हरियाणा देखिए मृदुल जी, आराम से एक करके बात रखिए, एक सेकंड सुन लीजिए। हाँ। जो अशोक जी पूरा जवाब दे दीजिएगा, पूरा मौका मिलेगा आपको। आप कह रहे हो कि देश में कहीं किसान अपनी उपज को बेच लेगा, ठीक है बेच लेगा, पहले भी बेच रहा था, कोई प्रतिबंध नहीं था। ये बताइए 1 एकड़ 1.5 एकड़ का किसान कहां पर जाएगा उपज को हरियाणा लेके? और आपके मुख्यमंत्री कानून आने के बाद मनोहर लाल खट्टर जी ने हरियाणा में कहा कि हरियाणा के अंदर अन्य राज्यों की कोई भी उपज की खरीद नहीं होगी। यह क्या है? आपके दल के अंदर ही विरोधाभास है। आप क्यों भ्रमित करने का काम कर रहे हैं? क्यों ये भ्रम फैला रहे हैं? अरे भ्रम तमाम तरीके के हैं। क्यों जमाखोरी को बढ़ावा देना चाहते हैं? 12,000 अरब रुपए के खुदरा कारोबार को मोदी जी, हमारे प्रधान सेवक जी, हमारे प्रधानमंत्री जी अपने 2 डबल के हवाले करके सत्ता से बाहर जाना चाहते हैं। यह है इसके पीछे मंशा कि पूरे देश के साथ जो विश्वासघात सरकार करने जा रही है, किसानों के साथ ही नहीं। अशोक जी आपकी भी जेब कटेगी एक दिन, आप देखिएगा। अगर ये कानून अगर रह गया तो आप भी बरबाद हो गए, देश भी बर्बाद होगा। जावेद जी एक आखिरी सवाल मैं करना चाहता हूं। मृदुल जी ये कहा जा रहा है कि ये कानून तो आप भी लेकर आए थे। 867 करोड़ डॉलर की सब्सिडी अमेरिका अपने किसानों को देता है, और हमारा देश अब किसानों को सब्सिडी क्या दे रहा है? इस पर मैं हमारे प्रधानमंत्री एक मिनट जनता का खर्च कर रहे हैं। देखिए सब्सिडी को लेकर WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है, जो कनाडा सपोर्ट कर रहा है किसानों का, वो हम जो सब्सिडी देते हैं हमारे किसानों को उसका विरोध करता है इंटरनेशनल लेवल पर। तो उसको भी हमें बताना पड़ेगा। राजेंद्र जी आखिरी कमेंट दीजिए, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं आपके माध्यम से सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि सरकार को अपना दिल जो है वो बड़ा करना चाहिए, और अगली जो मीटिंग है वो 8 तारीख की जो आपने रखी है, तो उसे कृषि भवन में मत रखिएगा। आप आइएगा और अपना डेरा हमारे साथ बैठिएगा और कहिएगा कि भैया आपको मैं समझा के ही हम लोग यहाँ से जाएंगे, लेकिन हम जैसे आप किसान परिवार से हो, हम भी किसान परिवार से, हम आपके साथ बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं आपके समझने में चूक है, वो उस चूक को दूर करने के लिए हम भी आपके साथ बैठे हुए हैं। क्योंकि किसान है तो देश है, और किसान नहीं है तो देश नहीं है। इस नारे के साथ आप आइएगा, आप अच्छे से वार्ता कीजिएगा। आपको यहाँ खाना लाने की जरूरत नहीं होगी, आपको यहाँ बिस्तर लाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि किसान के पास सब कुछ है। सिर्फ आप अपना मन बड़ा करके आइएगा और ये हल निकल जाएगा। क्योंकि किसान आज भी आपके पास गया तो हल के लिए गया। 8 जनवरी को 8वें दौर की बातचीत हो, उससे कुछ हल निकले, कोई समाधान निकले। बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर लेंगे। ब्रेक के बाद भी तमाम बड़ी और अहम खबरें जारी रहेंगी।